हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वो है निपा वायरस। निपा वायरस जिसके कारण केरल जो है इसके प्रकोप में है। यहाँ पर हाल ही में एक 14 साल के बच्चे की हृदयघात से मृत्यु हो गई, और हृदयघात इसलिए आया क्योंकि विशेष तौर पर वो बच्चा जो था प्रभावित था निपा वायरस से। इसमें बताया गया कि उस बच्चे ने एक फल का सेवन किया था, जो फल जो है चमगादड़ों के द्वारा खाए गए थे, और जो ये फ्रूट बैट्स होते हैं इनके कारण ये निपा वायरस होता है। चलिए इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करते हैं। यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल लिया है, इसमें ये बताया गया कि केरला रिपोर्ट्स निपा डेथ, केरला में निपा से मृत्यु हुई है। इसके अलावा 9 व्हाट्स बीइंग डन टू प्रिवेंट स्प्रेड, क्या किया जाना चाहिए इसके स्प्रेड को रोकने के लिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। ICMR सेंड्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज टू स्टेट्स। जो ICMR है इसको कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके द्वारा एक एंटीबॉडी की बात की गई है जिसका नाम है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, किस तरीके से मदद करती हैं, क्या तरीका है इसको रोकने का, रोकथाम का, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जिस वायरस की बात कर रहे हैं ये है निपा विषाणु या निपा वायरस। तो चलिए इसके बारे में डेप्थ में समझने का प्रयास करते हैं कि वायरस किस तरीके से प्रतिक्रिया करता है, वायरस कैसे प्रसार करता है। तो सबसे पहली चीज़ समझिए कि जो वायरस है वो कहीं पर भी किसी निर्जीव पदार्थ पर ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि इसके पास खुद का उपापचय तंत्र नहीं होता है। इसको कोई ना कोई जीव चाहिए होता है जिसमें जाकर ये पनप सके, फैल सके, अपना विस्तार कर सके। तो निपा वायरस के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम, या किसी भी हम वायरस की बात करें तो वायरस को बताया जाता है कि जैसे आप लोग पढ़ते हैं लाइकेन के बारे में। लाइकेन जो है एक कड़ी है किसके बीच में, शैवाल और कवक के बीच में। इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एल्गे एंड फंगस। उसी तरीके से जैसे लाइकेन की बात हम करते हैं कि ये कड़ी है किसके बीच में, कवक और शैवाल के बीच में, वैसे ही वायरस के बारे में बात की जाती है। तो वायरस भी एक कनेक्टिंग लिंक है लिविंग बीइंग्स में और नॉन लिविंग बीइंग्स में। यानी जो जीवित प्राणी हैं, जो जीव हैं और जो निर्जीव हैं, इनके बीच में एक कड़ी के तौर पर कौन होता है, विषाणु होता है। अब विषाणु को जिंदा रहना है तो कोई ना कोई जीव चाहिए होगा, उसके शरीर में जाएगा और पनपेगा और वहां पे अपना विस्तार करेगा। अब दूसरी बात यह है कि वायरस के अगेंस्ट में जो मेडिसिन होती हैं, इसमें आप लोग एक मेडिसिन के बारे में कई बार सुनते हैं जिसको एंटीबायोटिक कहा जाता है। कई बार डॉक्टर्स ने आपको एंटीबायोटिक लिखी होगी। एंटीबायोटिक का जो असर होता है वो जीवाणु पर होता है, यानी ये बैक्टीरिया पे असर करती है, इसका कोई असर वायरस पे नहीं होता। इसलिए प्रॉब्लम है कि कभी कोई नया वायरस आता है तो उसका प्रॉब्लम यही होता है कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वैक्सीनेशन देना होता है। वैक्सीनेशन का केवल एक काम होता है कि वो शरीर में एंटीबॉडीज बनाती है जिससे वायरस से हमारी बॉडी के अंतर्गत एंटीबॉडी लड़ पाए। एंटीबॉडी आपके शरीर के अंतर्गत, रक्त के अंतर्गत प्लाज्मा पाया जाता है, उसके भीतर पाई जाती है। तो निपा वायरस के लिए क्या श्रेणी है, क्या इसके पास हमारे पास कोई वैक्सीन है, ये कैसे फैलता है, यहाँ पर क्या वजह है, जैसे हाल ही में इस बच्चे की जो मृत्यु हुई है उसका भी हम थोड़ा सा आकलन करेंगे। तो चलिए अच्छे से डेप्थ में इसको समझने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप स्टडी IQ के प्रतिज्ञा बैच का हिस्सा बनते हैं तो प्रतिज्ञा बैच में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होने पर, जैसे 2025 में आपको प्रीलिम्स मिलेगा और 2026 का प्रीलिम्स मिलेगा इस बैच को इनरोल करने पर। इन दोनों प्रीलिम्स को क्लियर करने पर आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। अगर जैसे 2025 का आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। मान लिया जाए कि आप 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, तब आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, तब भी आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। 2.5 साल तक इस कोर्स को आप देख पाएंगे, यानी 30 महीने तक इस कोर्स का आप हिस्सा बने रहेंगे। इसमें 18 बुक्स का सेट आपके घर पर डिलीवर होगा।
जिसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी रोज़ाना, डेली आंसर राइटिंग, मेंटोरशिप, जब तक ये कोर्स वैलिड है तब तक वीकली रिवीजन टेस्ट मिलेगा। इसमें आपको मेंस की टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, ज्ञानवाणी सत्र मिलेगा, डेली करंट अफेयर्स मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, एनसीईआरटी के सेशंस मिलेंगे, सीसेट की क्लासेस मिलेंगी। और ये सारी चीज़ें आपको एक नेक्स्ट बैच से मिलने वाली है जो हमारा 27 जुलाई से शुरू होने वाला है। ये इवनिंग में 6 PM बैच है। इस बैच का आप हिस्सा बन सकते हैं। सिर्फ आपको ऐप या वेबसाइट पर जाकर मनीष लाइव कोड यूज़ करना है। इस कोड को यूज़ करते आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। कहीं पर भी कोई डाउट आए, किसी भी तरह से कोई संशय रहे, तो आपको क्या करना है, आपको ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मनीष श्रीवास्तव GS, इस पर एक मैसेज ड्रॉप कर देना है, आपसे टीम कनेक्ट कर लेगी हमारी। कहीं पर भी किसी को एडमिशन रिलेटेड कोई भी छोटा सा भी इशू आए, कहीं समझने ना आए ऐप वगैरह पे, तो आप इस पर मुझे मैसेज करेंगे। मैं यहाँ पर आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर देंगे तो इसमें हमारी टीम जो है आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। बाकी आपको PDF जो है वो इस टेलीग्राम ग्रुप से ईजिली मिल जाती है, तो इस पर जाकर आप PDF को डाउनलोड कर लेंगे। चलिए आ जाते हैं, हम जिस वायरस के बारे में बात कर रहे हैं वो है निपा वायरस। निपा वायरस के बारे में समझते हैं, जिसके कारण हाल ही में केरल में एक बच्चे की मृत्यु हुई है और उसका कारण वहाँ के मंत्रालय ने बताया है कि उसकी बच्चे की फ्रूट खाने से, एक फल खाने से उसके अंतर्गत ये वायरस आ गया। अब ये वायरस आता कैसे? तो वायरस आने में सबसे पहले अगर निपा वायरस की बात करें तो ये निपा वायरस का स्रोत जो है वो फ्रूट बैट है। फ्रूट बैट, इसी को फल चमगादड़ कहा जाता है या फिर उड़ने वाली लोमड़ी भी इसको कहा जाता है। इसके दो शब्द हैं, एक आपको फ्रूट बैट देखने मिल रहा है, दूसरा इसको फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है। अब इस चमगादड़ के या तो ब्लड सैंपल से, या तो ये जहां मूत्र त्याग दे, या इसकी लार से, लार, मूत्र और रक्त, इसके संपर्क में अगर कोई भी आया तो आसानी से वो फैला देगा। अब जैसे जिस बच्चे की मृत्यु हुई उसमें किसका रोल रहा? कंटामिनेटेड फ्रूट का। इस चमगादड़ ने फल खाया और फल के कारण ये इसके शरीर में आ गया। अब यही फल जब इंसान ने खाया तो इंसान में ये चला गया। इसके अलावा कई बार इनके जो मूत्र होता है, यूरिन होता है, वो कई ऐसे खाद्य पदार्थों में चल कर देते हैं, या सलाइवा के जरिए ये इंसानों में फैल जाता है या जानवरों में भी फैल जाता है। इसके कारण इंसान के अंतर्गत 75% तक ये दर है कि मृत्यु हो। अगर किसी को ये हुआ है तो उसमें 100% तो नहीं है, 75% एक बहुत अपेक्षाकृत एक उच्च मृत्यु दर की श्रेणी में आता है। तो ये एक ऐसा वायरस है। अगर इसके बारे में अभी चर्चा में क्यों चल रहा है? क्योंकि भाई केरल के मल्लापुरम में निपा वायरस से पीड़ित 14 साल के एक लड़के की मौत हो गई। इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि बाद में इस वायरस ने उसकी बॉडी में हार्ट अटैक क्रिएट कर दिया। तो पीड़ित को दिल का दौरा पड़ने के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। बाद में वहाँ के स्टेट डिपार्टमेंट ने पुष्टि करी कि उसने फल का सेवन किया था। वो फल जो है चमगादड़ों के द्वारा खाया गया था, जिसके कारण वो वायरस का ट्रांसमिशन उसमें हुआ था। केरल की हेल्थ मिनिस्टर हैं वीना जॉर्ज, उन्होंने बताया कि संक्रमित लड़के को ऑस्ट्रेलिया से मिली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी गई। तो इसमें जो इलाज के तौर पे जो दिया जाता है वो एंटीबॉडी दी जाती है, लेकिन एंटीबॉडी का काम है कि वायरस का जो विस्तार हो रहा है उस वायरस के विस्तार को रोकना। अब मान लिया जाए जो वायरस का विस्तार हो रहा है वो अगर हो चुका है, मतलब शरीर में वो वायरस पूरा फैल चुका है, तो उसके बाद एंटीबॉडी देने का इतना कोई खास असर नहीं होगा जो इस बच्चे के अंतर्गत हुआ। इस टीनेजर में जो हुआ बहुत लेट ये जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी गई, क्योंकि कई बार क्या होता है वायरस का विस्तार हो जाता है, कई बार उसके लक्षण नज़र भी नहीं आते हैं। धीरे धीरे जब लक्षण नज़र आते हैं तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है टाइमिंग की, जो इसमें देखा गया कि लेट टाइमिंग हुई। तो प्रोटोकॉल के मुताबिक संक्रमित के साथ यहाँ पर अगर सीधी तौर पर बात करें 5 दिन के अंदर इसे दिया जाता है। इस मामले में संक्रमित लड़के को एंटीबॉडी देने में देर हो गई, जिसके कारण ये केस बिगड़ गया और फाइनली उसकी डेथ हो गई। निपा वायरस के बारे में बात करें तो एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक शब्द जब भी आएगा तो ये जानवरों से इंसान में संचरित होने को आप जूनोटिक कहते हैं। तो जूनोटिक श्रेणी का ये वायरस है। निपा वायरस इंसेफ्लाइटिस के लिए उत्तरदायी जीव, इसमें याद रखना है इस जीव का नाम, जिसको कहा जाता है पैरामाइक्लोविरिडे। श्रेणी तथा
हेनिपा वायरस जीनस वंश का एक आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है। देखिए जो वायरस होते हैं, कुछ वायरस होते हैं जो आरएनए प्रकार के होते हैं, कुछ डीएनए प्रकार के होते हैं। ये जो आरएनए प्रकार के होते हैं इनको रेट्रो वायरस कहा जाता है क्योंकि पुराना है ये। जैसे HIV एड्स है वो रेट्रो वायरस है, कोविड-19 है वो रेट्रो वायरस है। तो ये भी किस श्रेणी का है? आरएनए प्रकार का है। इसमें जो उत्तरदायी जीव है उसमें आप कहते हैं पैरामाइक्सिसोविरिडे, और इसके लिए जो वायरस है इसको इंसेफ्लेलाइटिस कहा जाता है। और ये जो वायरस है आरएनए प्रकार का तथा हेंड्रा वायरस से निकटता से संबंधित है। इसमें अगर हम बात करें जो हेंड्रा वायरस होता है इसको HEV कहा जाता है। संक्रमण एक दुर्लभ उभरता हुआ जूनोसिस है जो संक्रमित घोड़ों और मनुष्य दोनों में गंभीर और अक्सर घातक बीमारी का कारण बनता है। तो जैसा ये हॉर्सेस के अंदर भी देखा जाता है, मनुष्यों के अंतर्गत भी देखा जाता है, तो ये उसी श्रेणी का निपा वायरस है। इसका नामकरण भी बड़े ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम कैसे पड़ा है? तो निपा वायरस में याद रखना ये पहली बार 1998-99 में मलेशिया और सिंगापुर में पाया गया था और यहीं से इसका नामकरण मिला। इस बीमारी का नाम मलेशिया के एक गाँव सुंगई निपाह के नाम पर रखा गया जहां सबसे पहले इसका पता चला था, इसलिए इसको नाम दे दिया जाता है निपा। तो अल्टीमेटली आपको यहां से क्या समझना है? सबसे पहली चीज़ ये जूनोटिक डिजीज है जो किसी जानवर से इंसान में फैलती है। दूसरी बात याद रखना है कि आरएनए प्रकार का है। तीसरी बात याद रखनी है कि भाई ये जो आपका यहाँ पर मैंने एक पॉइंटर बताया आपको जिसको हेंड्रा वायरस कहा जाता है, इस हेंड्रा वायरस जैसा ही निकटता है, मतलब बहुत ज़्यादा उससे सिमिलर नज़र आता है, जो मनुष्य और घोड़ों को प्रभावित करता है। ये भी मनुष्य को प्रभावित कर रहा है क्योंकि हाल ही में इसके कारण मृत्यु कहाँ हुई है? केरला में हुई है। और ये सबसे पहले इवॉल्व जो हुआ है ये आज कल में नहीं हुआ है, ये 20-25 साल पुराना है क्योंकि 1998-99 में सिंगापुर मलेशिया में देखा गया था और नाम जो पड़ा वो मलेशिया के गाँव सुंगई निपा के नाम पर इसको निपा नाम दिया गया। इसके अलावा एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये पहली बार घरेलू सूअरों में देखा गया था और कुत्तों और बिल्लियों और बकरियों, घोड़ों तथा भेड़ों सहित घरेलू जानवरों की कई प्रजातियों में पाया गया। और ये जूनोटिक मतलब इंसानों में भी आया, साथ साथ इन जानवरों में भी आया। तो ये शुरुआती दौर पर इन जानवरों में देखा गया था। अगर सीधे तौर पर देखते हैं तो इसका जो होस्ट है मैंने आपको बताया वो कौन है? फ्रूट बैट है, जिनको फल, चमगादड़, रक्त, लार, यूरिन, इन सारी चीज़ों से फ्रूट, डेट, पाम सैप एनिमल्स में फैल जाता है, जिसके कारण ये मानव में आ जाता है। जिसके कुछ प्राइमरी लक्षण होते हैं, कुछ सिम्टम्स दिखते हैं जिसमें बुखार आना, सर में दर्द होना, मिर्गी के दौरे पड़ना, ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, ना जानवरों के लिए ना मानव के लिए। इसमें जो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता है कि भाई इनको बचाया जाता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी जाती है, ये सारी चीज़ें हैं। तो निपा वायरस क्या है? जूनोटिक डिसीज है, ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू इन्फेक्टेड एनिमल्स और कंटामिनेटेड फूड, यानी संक्रमित फल को खाने से जिसके कारण इस बच्चे की मृत्यु हुई, या किसी ऐसे इन्फेक्टेड एनिमल के संपर्क में आने पर, यानी किसी जानवर के ऐसे संपर्क में आप आए जो खुद संक्रमित है, उससे भी ये फैलता है। इसके अलावा निपा के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। तो 2018 के बाद से 5वीं बार केरल में निपा का संक्रमण फैला है। इसके के बाद 2019, 21, 2023 में भी इसके केस मिले थे और रिसेंटली 2024 में तो मृत्यु ही हुई है। तो 75% इसमें मृत्यु हो जाती है अगर कोई इससे प्रभावित है। तो इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। निपा संक्रमित चमगादड़ों, सूअरों और लोगों के शरीर से निकलने वाले लिक्विड के संपर्क में आने से फैल जाता है। निपा से संक्रमित लोगों में 75% मामलों में संक्रमित व्यक्ति की मौत हो जाती है। ये इतना बड़ा आंकड़ा है, ये अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके रोकथाम के क्या तरीके हैं, तो रोकथाम के जो तरीके हैं, अगर किसी चीज का टीकाकरण नहीं है तो सबसे पहली चीज है रोकथाम के लिए कि इसके लिए एक चीज हम बात कर रहे हैं जिसको कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की भी बात करें तो एंटीबॉडी इस वायरस से लड़ने में मदद करेगा, लेकिन वो 5 दिन के अंतर्गत दिया जाना चाहिए। तो अगर शुरुआती लक्षण देखने मिल रहे हैं तो इसमें सबसे पहले टेस्टिंग कराना, डॉक्टर कंसल्ट करना, और दूसरा इसमें ऐसे फलों का सेवन जिसमें आपको लगे कि भाई ये फल किसी जानवर के द्वारा खाए गए हैं या उसमें कोई दाग दिखे, कोई निशान नजर आए, तो उन फलों को अवॉइड करिए। दूसरा, अगर हम सीधे तौर पर देखते हैं तो जानवरों के संपर्क में आने से भी होता है।
तो जानवरों के संपर्क से थोड़ा सा इसमें बचने की ज़रूरत है, विशेष क्षेत्र में जहाँ पर ये वायरस फैलता है। जैसे केरला जैसे क्षेत्रों में अगर किसी कोई जानवरों के संपर्क में आ रहा है तो वो भी बहुत तेज़ी से फैलेगा। तो कुल मिलाकर अभी इसके रोकने के रोकथाम के तरीके क्या हैं? जब कोई तरह का वैक्सीन नहीं लिया जा सकता तो हमें इसी एंटीबॉडी पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, और ये एंटीबॉडी तभी काम करेगी जब कोई संक्रमित होगा और 5 दिन के भीतर देना होगा। तो इसमें जल्दी से इस बीमारी के बारे में पता चलना ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। और दूसरी, इसको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, यानी साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी जिस बच्चे की मृत्यु इसके हृदयघात से हुई तो उसको बहुत अत्यधिक फीवर था, फिर उसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ा था और वहीं उसको हृदयघात हुआ। तो ये सारी चीज़ों में हॉस्पिटल्स का सपोर्ट लेना, डॉक्टर्स की सलाह पर मेडिसिन लेना, ये बहुत ज़रूरी है। खुद से ट्रीटमेंट करना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसके रोकथाम के तरीके बताए गए हैं, क्योंकि ICMR ने इसी के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बताई है, और जो हम ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते हैं। तो आप आशा करता हूँ निपा वायरस और उससे जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ आपको समझने आई होंगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन है इससे जुड़ा हुआ, इसको भी थोड़ा सा आप लोग देखेंगे और ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने का। तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए, ये प्रश्न है कि निपा वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक ज़ूनोटिक वायरस है जिसमें अपेक्षाकृत उच्च मृत्यु दर होती है। दूसरा है, ये रोग फल चमगादड़ या उड़ने वाली लोमड़ियों से फैलता है, जो निपाह वायरस के प्राकृतिक भंडार मेजबान है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। तो देखिए, ज़ूनोटिक डिजीज़ है, हम बार बार कह रहे हैं। दूसरा, इसका अपेक्षाकृत उच्च मृत्यु दर है जो कि 75% तक देखने मिलता है। और ये फल चमगादड़ यानी फ्रूट बैट और उड़ने वाली लोमड़ी या उसी को आपका फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है, उससे फैलता है। दोनों ही पॉइंटर सही हैं, तो यहाँ पर आंसर नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझने आया होगा। बाकी आप ऐसे ही सारे टॉपिक्स, अगर बीमारियों के बारे में, डिजीजेस का जो पार्ट है वो GS पेपर 3 का है, बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे फाउंडेशन बैच का आप हिस्सा बन सकते हैं। इसकी क्लासेस 27 जुलाई से शुरू होंगी, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, डेली आंसर राइटिंग, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, सक्सेस इन मेंस प्रोग्राम, दिल्ली आकर तैयारी करने का मौका, साथ साथ इसमें आपको 18 बुक्स का सेट। और अभी खास फीचर इसमें मिल रहा है कि अगर आपने इसमें अभी एडमिशन लिया तो आपकी प्रीलिम्स 2025 क्लियर होने पर फीस रिफंड कर दी जाएगी। तो जल्दी से जाइए ऐप या वेबसाइट पर, मनीष लाइव मेरा कोड है, इसको यूज़ करिए और मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करिए। कोई भी तरह के डाउट्स आते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर देंगे, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ये मेरी टेलीग्राम ID है, इस टेलीग्राम ID पर भी आप जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी लेक्चर्स के लिंक ले सकते हैं। तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिए। तो आशा करता हूँ आज के सेशन से आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। अगर कुछ समझने आया है अच्छे से तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।